क्लास 11 चैप्टर 7 साइकोलॉजी मानव स्मृति। विषय वस्तु परिचय, स्मृति का स्वरूप। स्मृति किसी सूचना को एक समय तक धारित करना तथा उसका प्रत्याहन करना जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का संज्ञानात्मक कार्य किया जाना है। कभी किसी सूचना को कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखना होता है। उदाहरणार्थ, एक अपरिचित टेलीफोन नंबर को तब तक धारित रखना पड़ता है जब तक कि आप टेलीफोन यंत्र तक उस नंबर को डायल करने के लिए पहुंच नहीं जाते, या अपने स्कूल के प्रारंभिक दिनों में जोड़ घटाव करने की जो विधि आपने सीखी थी वह कई वर्षों बाद भी याद रहती है। स्मृति एक प्रक्रिया है जिसमें 3 स्वतंत्र किंतु अंतर्संबंधित अवस्थाएं होती हैं। ये हैं कूट संकेतन, इनकोडिंग, भंडारण, स्टोरेज एवं पुनरुद्धार, रिट्रीवल। कोई भी सूचना जो हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है वह इन अवस्थाओं से अवश्य प्रवाहित होती है। कूट संकेतन पहली अवस्था है जिसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा सूचना स्मृति तंत्र में पहली बार पंजीकृत की जाती है ताकि उसका पुनः स्मरण पुनः उपयोग किया जा सके। जब भी कोई बाह्य उद्दीपक हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है तो वह तंत्र का आवेग उत्पन्न करता है और उन्हें हमारे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में पुनः प्रक्रमण के लिए ग्रहण किया जाता है। कूट संकेतन में आने वाली सूचना को ग्रहण किया जाता है तथा उससे कोई अर्थ व्युत्पन्न किया जाता है। उसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उसका पुनः प्रक्रमण किया जा सके। भंडारण स्मृति की द्वितीय अवस्था, चूंकि सूचना जिसका कूट संकेतन किया गया उसका भंडारण भी आवश्यक है जिससे सूचना का बाद में उपयोग किया जा सके। अतः भंडारण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा सूचना कुछ समय सीमा तक धारण की जाती है। पुनरुद्धार स्मृति की तीसरी अवस्था है। सूचना का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति में उसे वापस प्राप्त करने में समर्थ हो। विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्यों जैसे समस्या समाधान, निर्णय इत्यादि को करने के लिए जब संचित सूचना को पुनः चेतना में लाया जाता है तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्धार कहा जाता है। यह एक रोचक तथ्य है कि स्मृति की विफलता इसमें से किसी भी अवस्था में हो सकती है। आप किसी सूचना का पुनर्स्मरण इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको उसका ठीक ढंग से कूट संकेतन नहीं किया या आपका भंडारण कमजोर था, अतः आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनरुद्धार नहीं किया जा सका। सूचना प्रक्रमण उपागम अवस्था मॉडल। प्रारंभ में यह समझा जा सकता है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं या अनुभव करते हैं उन समस्त सूचनाओं को संचित करने की क्षमता स्मृति में होती है। इसे एक बृहद भंडार की भांति समझा जाता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उस सूचना को वहां से निकालकर उसका उपयोग किया जा सके। किंतु कंप्यूटर के आविष्कार से मानव स्मृति को भी उसी तंत्र के रूप में देखा जाने लगा जिसमें सूचनाओं का प्रक्रमण कंप्यूटर की भांति होता है। दोनों ही बड़ी मात्रा में सूचना का पंजीकरण, भंडारण और उसमें फेरबदल करते हैं और इस फेरबदल के परिणाम स्वरूप कार्य करते हैं। यदि आपने कभी कंप्यूटर पर काम किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें एक अस्थायी स्मृति, यादृच्छिक अधिगम स्मृति और एक स्थायी स्मृति जैसे हार्ड डिस्क होती है। कार्यक्रम आदेश के आधार पर कंप्यूटर अपनी स्मृति की सूचना में फेरबदल करके उत्पादित सूचना को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार मनुष्य भी सूचना को पंजीकृत करता है और संचित करता है तथा आवश्यकता अनुसार संचित सूचना में फेरबदल करता है। उदाहरणार्थ, जब आपको किसी गणितीय समस्या का समाधान करना हो तो गणितीय संक्रिया से संबंधित स्मृति जैसे भाग या घटाव इत्यादि का उपयोग किया जाता है। इससे स्मृति क्रियाशील होती है तथा समस्या का समाधान उत्पादित करने के रूप में प्राप्त किया जाता है। इस सादृश्य से प्रेरित होकर एटकिंसन एवं शिफ्रिन ने 1968 में स्मृति का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे अवस्था मॉडल, स्टेज मॉडल के रूप में जाना जाता है। स्मृति तंत्र संवेदी, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृतियाँ। अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी एवं दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। प्रत्येक तंत्र की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं तथा इनके द्वारा संवेदी सूचनाओं के संबंध में भिन्न भिन्न कार्य निष्पादित किए जाते हैं। चित्र 7.1 में देखें। आइए देखें ये तंत्र क्या है। सूचनाएं। संवेदी स्मृति किस माध्यम से प्राप्त करते हैं सूचना? चित्र, दृष्टि, प्रतिध्वन्यात्मक ध्वनि एवं अन्य संवेदनाएं। संचयी क्षमता बृहद,
अवधि 1 सेकंड से कम, ठीक है। फिर अवधान, फिर अल्पकालिक स्मृति, संचयी क्षमता कम, ठीक है। अवधि कितनी है? 30 सेकंड से कम, ठीक है। विस्तार पूर्वक पूर्वाभ्यास। दीर्घकालिक स्मृति स्थायी होती है, संचयी क्षमता असीमित होती है और अवधि जीवन पर्यंत होती है, ठीक है। अल्पकालिक में क्या होता है? 30 सेकंड की होती है और संवेदी स्मृति में कितनी होती है? 1 सेकंड की, 1 सेकंड से कम। स्मृति का अवस्था मॉडल, ठीक है। संवेदी स्मृति, कोई भी नई सूचना पहले संवेदी स्मृति में आती है। संवेदी स्मृति की संचयी क्षमता तो बहुत होती है, किंतु इसकी अवधि बहुत कम होती है, 1 सेकंड से भी कम। यह एक ऐसी स्मृति तंत्र है जो प्रत्येक संवेदना को परिशुद्धता से ग्रहण करते हैं। अक्सर इस तंत्र को संवेदी स्मृति या संवेदी पंजिका कहते हैं, क्योंकि समस्त संवेदनाएं बाह्य उद्दीपक की प्रतिकृति के रूप में ही संग्रहित की जाती है। यदि आपने कभी दृश्य उत्तरबिंब बल्ब बुझने के बाद भी जो छाया रह जाती है का अनुभव किया है, तो या आवाज़ के बंद हो जाने के बाद भी उसकी प्रतिध्वनि सुनी हो, तो इसका तात्पर्य है कि आप चित्रात्मक एवं प्रतिध्वनात्मक संवेदी पंजिका से परिचित हैं। अल्पकालिक स्मृति, आप इस बात से सहमत होंगे कि हम उन सभी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते जो हमारी संवेदी ग्राहकों को प्रभावित करती हैं। जिन सूचनाओं पर हम ध्यान देते हैं वे हमारी द्वितीय स्मृति भंडार में प्रवेश करती हैं, जिसे अल्पकालिक स्मृति कहा जाता है, जो थोड़ी सूचना को थोड़े समय तक सामान्यतः 30 सेकंड या उससे कम में ही रख पाती है। एटकिंसन एवं सिफ्रिन के अनुसार अल्पकालिक स्मृति में सूचना का कूट संकेतन मुख्य रूप से ध्वन्यात्मक होता है। यदि इसका निरंतर अभ्यास ना किया जाए तो 30 सेकंड से कम समय में ही अल्पकालिक स्मृति से बाहर चली जाती है। ध्यान दीजिए कि अल्पकालिक स्मृति से कमज़ोर होती है, लेकिन संवेदी पंजिका की भांति नहीं, जहाँ 1 सेकंड से भी कम समय में सूचना का क्षय हो जाता है। दीर्घकालिक स्मृति, ऐसी सामग्री जो अल्पकालिक स्मृति की क्षमता एवं धारण अवधि की सीमाओं को पार कर जाती है, वह दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करती है, जिसकी क्षमता व्यापक है। यह स्मृति का ऐसा स्थायी भंडार है जहाँ सूचनाएं, चाहे वह कितनी भी नई क्यों ना हो, जैसे आपने कल क्या नाश्ता किया था से लेकर इतनी पुरानी जैसे आपने छठा जन्मदिन कैसे मनाया था, सभी संचित होती हैं। यह प्रदर्शित किया गया कि कोई सूचना एक बार दीर्घकालिक स्मृति के भंडार में चली जाती है तो उसे हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि वह शब्दार्थकूट संकेतन अर्थात किसी सूचना का अर्थ है द्वारा संग्रहित की जाती है। आप जिस सूचना को भूलते हैं वह पुनरुद्धार की विफलता के कारण होती है। पुनरुद्धार की विफलता कई कारणों से हो सकती है, जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में आगे करेंगे। अभी तक हमने अवस्था मॉडल के संज्ञानात्मक स्वरूप की ही चर्चा की है। जिन प्रश्नों के उत्तर आप अभी शेष हैं, वे सूचना एक भंडार से दूसरे भंडार तक कैसे पहुँचती है। कार्यकारी स्मृति, हाल के वर्षों में मनोवैज्ञानिकों ने सुझाया कि अल्पकालिक स्मृति एकीक नहीं होती, बल्कि उसमें बहुत से घटक हो सकते हैं। अल्पकालिक स्मृति का यह बहुघटकीय दृष्टिकोण सबसे पहले वैडले ने 1986 में प्रस्तावित किया था। उन्होंने सुझाया कि अल्पकालिक स्मृति निष्क्रिय भंडार नहीं है, बल्कि वह एक कार्य मेज है जिस पर स्मृति की बहुत प्रकार का सामग्री रखी रहती है। जब जब लोग विभिन्न संज्ञानात्मक कार्य करते हैं तब तब इस सामग्री का लगातार उपयोग किया जाता है, इसको नियंत्रित और परिवर्तित किया जाता है। इस कार्य मेज को कार्यकारी स्मृति कहा जाता है। इस कार्यकारी स्मृति का पहला घटक स्वनिमिक मेरा घेरा है, जिसमें ध्वनियों की सीमित संख्या होती है और अगर उनको दोहराया न जाए तो वे 2 सेकंड के भीतर क्षय हो जाती है। इस स्मृति का दूसरा घटक दृष्टि स्थानिक स्केच पैड है, जिसमें चाक्षुष और स्थानिक सूचना संचित होती हैं। इस स्केच पैड की क्षमता स्वनिमिक घेरे की तरफ सीमित होती है। इस स्मृति का तीसरा घटक, जिसको बैटले केंद्रीय प्रबंधक कहता है, सूचनाओं को स्वनिमिक घेरे से दृष्टि स्थानिक स्केच पैड तथा दीर्घकालिक स्मृति से संगठित करता है। एक सच्चे प्रबंधक की तरह वे अवधानिक साधनों का नियंत्रण करता है और साधनों को दिए हुए संज्ञानात्मक कार्य को करने के लिए आवश्यक विभिन्न सूचनाओं को वितरित करता है और व्यवहार का परीक्षण, नियोजन और नियंत्रण करता है। और किस तंत्र के द्वारा वह एक विशिष्ट स्मृति भंडार में संग्रहित रहती है। आइए देखें ऐसा कैसे होता है। सूचना एक भंडार से दूसरे भंडार तक कैसे पहुंचती है। इस प्रकार के उत्तर में एटकिंसन एवं शिफ्रिन ने नियंत्रण प्रक्रियाओं का विचार प्रस्तुत किया, जो स्मृति के विभिन्न भंडारों से सूचना के प्रवाह का परीक्षण करती है।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वे सभी सूचनाएं जो हमारे संवेदी ग्राहक प्राप्त करते हैं पंजीकृत नहीं की जाती। यदि ऐसा होता तो कल्पना कीजिए कि हमारे स्मृति तंत्र पर कितना दबाव होता। केवल वही सूचना जिस पर ध्यान दिया जाता है हमारे संवेदी ग्राहकों द्वारा अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करती है। जैसा कि अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं, चयनात्मक अवधान पहली नियंत्रण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि कौन कौन सी सूचना संवेदी ग्राहकों से अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करेगी। ऐसी संवेदी चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाता, शीघ्र ही धूमिल हो जाती है। अल्पकालिक स्मृति फिर दूसरी नियंत्रण प्रक्रिया अनुरक्षण पूर्वाभास को सक्रिय करती है, जिससे सूचना को वांछित समय तक धारित किया जा सके। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता, यह पूर्वाभ्यास सूचना को दोहराकर अनुरक्षित करता है तथा पूर्वाभ्यास रुक जाता है, तब सूचना की क्षति हो जाती है। अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक और नियंत्रण प्रक्रिया जो अल्पकालिक स्मृति में गतिशील होती है, खंडनीय विधि, चंकिंग। इसके द्वारा अल्पकालिक स्मृति की क्षमता जो वैसे तो 7 ± 2 होती है, बढ़ाई जा सकती है। क्रियाकलाप 7.1 देखें। उदाहरणार्थ, यदि आपको अंकों की एक श्रृंखला याद करनी है तो 194719492004। ध्यान दें कि संख्या अल्पकालिक स्मृति की क्षमता से अधिक है तो आप 1947, 1949 और 2004 के खंड बना सकते हैं। तथा इसे भारतवर्ष की स्थापना का वर्ष, भारतीय संविधान को अपनाने का वर्ष और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों से सुनामी आने के वर्ष के रूप में याद कर सकते हैं। सूचना अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में विस्तार पूर्वक पूर्वाभास के द्वारा प्रवेश करती है। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास के विपरीत, जिसमें मुख्य या वाचिक रूप से दोहराया जाता है, इसमें धारित की जाने वाली सूचना को दीर्घकालिक स्मृति में पूर्व निहित सूचना के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए, मानवता शब्द का अर्थ याद करना सरल होगा यदि पहले से हम करुणा, सत्य और सद्भावना के संप्रत्यय का तात्पर्य जानते हो। नई सूचना के साथ आप कितना साहचर्य उत्पन्न कर सकते हैं या उसके स्थायित्व को निर्धारित करता है। विस्तार पूर्वक पूर्वाभ्यास भी व्यक्ति एक सूचना को उससे उद्वेलित विभिन्न साहचर्यों के आधार पर विश्लेषित करता है। इसमें सूचना को विभिन्न संभावित तरीकों से संगठित किया जाता है। सूचना को किसी तार्किक ढांचे में विस्तृत किया जा सकता है, समान स्मृतियों से जोड़ा जा सकता है अथवा कोई मानसिक प्रतिमा बनाई जा सकती है। 7.1 स्मृति की अवस्था मॉडल को प्रदर्शित करता है, जिसमें बने हुए तीर यह दिखाते हैं कि सूचना कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक प्रवाहित होती है। यह अवस्था मॉडल का परीक्षण करने हेतु प्रयोग किए गए उनसे मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं, जहाँ कुछ प्रयोग स्पष्ट हैं। क्रियाकलाप यह सिद्ध करते हैं कि अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति वास्तव में दो भिन्न स्मृति भंडार हैं। वहीं अन्य प्रयोगों ने इसकी विभिन्नता पर प्रश्न चिन्ह लगाए। उदाहरणार्थ, पहले दिखाया गया है कि अल्पकालिक स्मृति की सूचना प्रतिध्वन्यात्मक रूप से सांकेतिक की होती है, जबकि दीर्घकालिक स्मृति की सूचना शब्दार्थ रूप से, किंतु बाद के प्रायोगिक प्रमाण यह प्रदर्शित करते हैं कि अल्पकालिक स्मृति में सूचना शब्दार्थ के रूप में तथा दीर्घकालिक स्मृति में प्रतिध्वन्यात्मक रूप में संकेतित की जाती है। सन 1970 में चार्ल्स एवं मॉरिंगटन ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया जो केयव के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रमस्तिष्की गोलार्ध का बायां हिस्सा चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। कालांतर में यह पाया गया कि उसकी दीर्घकालिक स्मृति तो सुरक्षित थी, किंतु अल्पकालिक स्मृति बुरी तरह से प्रभावित थी। अवस्था मॉडल यह इंगित करता है कि सूचनाएं दीर्घकालिक स्मृति में अल्पकालिक स्मृति से होकर जाती हैं। यदि केयव की अल्पकालिक स्मृति प्रभावित थी तो दीर्घकालिक स्मृति कैसे सामान्य थी। कई अन्य अध्ययनों ने यह प्रदर्शित किया कि स्मृति की प्रक्रियाएं सभी सूचनाओं के लिए समान होती हैं, चाहे वे कुछ सेकंड के लिए धारित की गई हों और या कई सालों के लिए। साथ ही स्मृति भंडारों को अलग किए बिना भी स्मृति को पर्याप्त रूप से समझा जा सकता है। इन सभी प्रमाणों के फलस्वरूप स्मृति की अन्य संकल्पना निर्धारण विधि का विकास हुआ, जिससे यह स्मृति के दूसरे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।